topic is pneumonia and its various clinical approach. First of all, we will start with the definition, which states that pneumonia is an acute infection of the pulmonary parenchyma. Is classified as community-acquired pneumonia or hospital-acquired pneumonia. Then we will see the classification on the basis of etiology, which is classified into two. First, community-acquired pneumonia and hospital-acquired pneumonia. Community-acquired pneumonia is a resultant factor of the multi-drug-resistant bacteria or pathogens which are commonly associated with the hospital-acquired pneumonia. We can say that the community-acquired pneumonia is the resultant factor of the hospital-acquired pneumonia. And hospital-acquired pneumonia is the major cause when the person who is currently hospitalized for more than 2 days or hospitalization for more than 2 days in the prior 3 months, or the person who is regularly working in the hospital or has a current exposure with the hospital materials or biomedical waste. Community-acquired pneumonia is again classified under bacterial pneumonia, viral mycoplasma pneumonia, other types of pneumonia. Bacterial pneumonias are basically caused by Staphylococcus pneumonia. Viral may be by coronavirus or MRDS. Then other type of pneumonias are ventilatory pneumonias. Then we will move towards the classification on the basis of anatomy. First, lobar pneumonia, then bronchopneumonia. When we say lobar pneumonia is infected, then we say a particular lobe is affected. जब हमारा एक पर्टिकुलर लोब अफेक्ट होने लगता है तब हम उसको कहते हैं कि ये लोबार निमोनिया है. देन ब्रोंकोनिमोनिया किसे कहते हैं? ब्रोंकोनिमोनिया ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में मेजरली रिलेटेड टू 2 years ऑफ एज और बिलो 2 years ऑफ एज उनमें हम देख सकते हैं. ब्रोंकोनिमोनिया में ये रहता है कि ब्रोंकियल पैरेन्काइमा इज़ मेजरली अफेक्टेड और जो हमारा अपर URTI है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ब्रोंकोनिमोनिया में. और लोबार निमोनिया की बात करें तो लोब एक पर्टिकुलर लोब अफेक्ट होता है ड्यू टू सम पैथोजन वेरियस बैक्टीरियाज. Talk about pathophysiology of pneumonia, which is characterized under 4 stages, which is first edema, red hepatization, grey hepatization and resolution. जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया इन्वेड करता है या फिर कोई भी एक्सपोजर होता है हमारा बैक्टीरिया के साथ, तो सबसे पहला हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एल्वोलाइज होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, विच इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द एल्वियोलर वॉल्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिन स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का एक्सुडेशन देखने के लिए मिलता है और एडेमा देखने के लिए मिलता है अराउंड एल्वेलाइज. देन अनदर स्टेज जो रहती है रेड हेपेटाइजेशन की, एडेमा इज ऑल्सो फैक्टर विच कॉजेज क्लिनिकल ट्रिगर्स फॉर द न्यूमोनियल सिंड्रोम. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फीवर, चिल, राइगर वाली स्टेज जब आती है, इट कंसिडर्स के ये रहता है कि एडिमा की कंडीशन चल रही है अभी लंग्स में, रेड हेपेटाइजेशन नहीं हुआ है, ग्रे हेपेटाइजेशन नहीं हुआ है, रेजोल्यूशन नहीं हुआ है. और रेजोल्यूशन की तो बात हम बाद में ही करेंगे बिकॉज अभी तो ग्रे और रेड भी नहीं हुआ है, तो फिर रेजोल्यूशन तो बाद में ही होगा. तो अब आता है कि जो एडिमा की कंडीशन रहती है वो बताती है कि फीवर आएगा, राइगर रहेगा, चिल रहेगा. तो अब उसके बाद क्या होता है, अगर इस टाइम पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ये जो रहता है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रीट नहीं होता है किसी इंसान को, अगर फीवर रहता है उस टाइम पे और 1 से 2 दिन के अंदर वो निमोनियल फीवर ट्रीट नहीं किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड हेपेटाइजेशन में. रेड हेपेटाइजेशन में अगर वो कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, तो क्या रहता है कि अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑब्वियसली, तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे ही आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे रेड हेपेटाइजेशन की कंडीशन में. अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक वर्ड रेड हेपेटाइजेशन.
हेपेटाइजेशन मतलब liver like consistency of lung. It's a different bit tricky. We can say जो हमारा लंग हॉलो था और फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब वो टफ और एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होने शुरू होने लगा है. उसका मतलब क्या होता है कि जब एरिथ्रोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इंट्राएल्वुलर स्पेसेस में जाने लगते हैं तो जो हमारा लंग है वो कंसोलिडेट करने लगता है. वहाँ पर एक कंसोलिडेशन की कंडीशन आने लगती है और बहुत ज़्यादा हार्डनिंग ऑफ द पैरेन्काइमा शुरू हो जाती है. इसको कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन. अब आते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन. ग्रे हेपेटाइजेशन यहाँ पर कोई भी एरिथ्रोसाइट्स जो भी इन्वेड कर रही थी थ्रू लीकेज और न्यूट्रोफिल्स आ रही थी एल्वुलाई के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्वेजन हो रहा था आरबीसीज और प्लाज्मा का इनटू द एल्वुलाई, वो सब डिपोजिशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फाइब्रिन डिपोजिशन और वो सब में. इसीलिए वहाँ का कलर जो रहेगा वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब रेड हेपेटाइजेशन में हम कलर देख रहे थे वो रेड इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया था आरबीसीज का. इसलिए अब आते हैं रेजोल्यूशन की तरफ. रेजोल्यूशन में क्या रहेगा, मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के कह सकते हैं जो मेजर फाइटर्स एंड फाइटर्स जो रहते हैं वो मैक्रोफेजेस रहते हैं. तो जो जब वो आते हैं तो वो क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का हमको सबको पता है कि वो काम फेगोसाइटोसिस का करते हैं. तो उसके टाइम पे अगर हमारा रेड हेपेटाइजेशन आया कंडीशन वो ठीक नहीं हुआ, ग्रे हेपेटाइजेशन आया वो ठीक नहीं हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेजोल्यूशन की कंडीशन में अपने आप ही चली जाती है. एक्यूट के हमें भी पता है कि जब कभी भी एक्यूट कंडीशन या एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो या तो वो रिकवर करता है या तो वो डेथ करता है. तो हमारी बॉडी फिर अपने आप ही रेजोल्यूशन में जाने लगती है. तो उस टाइम पे जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो डोमिनेंट सेल रहते हैं उस टाइम पर. तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी जो कि समझ आ चुकी होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स जो रहते हैं सबसे पहले फीवर, चिल, स्वेट, मेजर कॉमन थिंग एडेमा के टाइम पे. देन कफ, बिकॉज हमारा लंग इफेक्ट कर रहा है तो कफ रहेगा. कफ कैसा रहेगा, कफ रहेगा म्यूकोप्लूरेंट टाइप. सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे जो रहेगा वो रहेगा ड्राई कफ. सबसे पहले ड्राई कफ रहेगा कुछ टाइम के लिए. फिर उस टाइम पे भी कंडीशन रिजॉल्व नहीं हुई तब रहेगा म्यूकोप्लूरेंट टाइप ऑफ कफ. उस टाइम पे भी कंडीशन जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई, उसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है रस्टी म्यूकस ऑफ रस्टी स्पूटम की कंडीशन. जो का स्पूटम आएगा वो रहेगा बहुत ज़्यादा रस्टी, थोड़ा बहुत ब्लड देखने के लिए मिलेगा उसमें. वो चीज़ ये रहते हैं फीचर्स ऑफ निमोनियल स्पूटम. अब आता है प्लूरिटिक. देन चेस्ट पेन. मेजरली वहाँ पर चेस्ट पेन देखने के लिए मिलता है, डिज्निया देखने के लिए मिलता है. जो पर्सन है दे हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. उसके बाद क्योंकि डेफिनेट सी बात है चेस्ट पेन हो रहा है तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो रहेगा ही रहेगा. इसके बाद अदर सिम्टम्स, अदर मैनिफेस्टेशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीगनेस, हेडेक, माइल्जिया. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो जाती हैं इन निमोनिया और मेजरली देखने के लिए मिलती हैं बिकॉज इट्स मेजर एक्यूट कंडीशन. उसके बाद आते हैं हम फिज़िकल मैनिफेस्टेशन. जब हम अब आ जाता है मेजर काम जो फिजिशियन का होता है, जो करना होता है एक फिजिशियन को टू चेक व्हाट टू चेक इन निमोनिया. सबसे पहले टेकेपनिया, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे उस बंदे का, बहुत ज़्यादा मिलेगा, 16 से ऊपर, 20 से भी ऊपर. इंक्रीज और डिक्रीज टेक्टाइल फॉर्मेटस. इसका मतलब ये होता है जब हम पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को उसको ऑस्कल्टेट करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और उसको कमांड करते हैं टू स्पीक high resonating words like 9 or 99, there will be consolidation examined
ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। फिर आता है डल एंड फ्लैट परकशन। इसमें रहता है जब हम पर्कस करते हैं लंग्स को तो डल और फ्लैट पर्कस साउंड सुनाई देती है। फिर आते हैं क्रैकल्स, विच इज़ क्रैक्स लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट दैट क्रैक्स, इट्स क्रैकल्स। इसमें क्या रहता है, जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं किसी पेशेंट को, तब हमें जब हम किसी स्नो पर पहली बार पैर रखते हैं जो आवाज़ आती है वो सेम आवाज़ आती है जब हम लंग्स को ऑस्कल्टेट करते हैं। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स, इस टाइम पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स सुनने को मिलती है, जो कि एक अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिर आता है प्लूरल फ्रिक्शनल रब। इसमें क्या रहता है, जब हम एग्जामिन ऑस्कल्टेट करते हैं किसी पेशेंट को तो ऐसा फील आता है, देयर स्मॉल क्रैकलिंग वीजिंग साउंड हमें सुनाई देती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, दैट इज प्लूरल फ्रिक्शन रब। Now